हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवेंट ट्यूटोरियल के क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन में। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी न्यूटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कभी देखा है ये जो जंप करते हैं एरोप्लेन से, ये एयरफोर्स के लोग पैराशूट बांध के, तो ये हमेशा अर्थ की तरफ ही क्यों आते हैं? Why are they racing towards the earth? क्यों अर्थ की तरफ ही मूव करते हैं? इट्स लाइक ग्रेविटी। इसका जवाब है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी इनको पुल करती है अपनी तरफ और ये अर्थ की तरफ मूव करते हैं। कैन यू इमेजिन स्किपिंग विदाउट ग्रेविटी? बिना ग्रेविटी के आप स्किपिंग कर सकते हो? जवाब है नहीं। इवन ए सिंपल टास्क लाइक ड्रिंकिंग द वाटर वुड बिकम डिफिकल्ट विदाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी ना होती तो ये पानी ना पी पाते भाई साहब, जो बोतल से बढ़िया से पी रहे हैं पानी, इन्हें पीने में बड़ी दिक्कत होती अगर ग्रेविटी नहीं होती। जो कि जवाब थोड़ा सा ढूंढते हैं। हाउ वाज ग्रेविटी डिस्कवर्ड? ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई कैसे, किसने की और क्या कहानी उससे कनेक्टेड है? इन्हें तो जानते ही होंगे आप लोग, न्यूटन बाबा। स्कूल बंक मार के बढ़िया से एकदम पेड़ के नीचे बैठे हैं और एप्पल ट्री से एक एप्पल टूटा और वो इनके सर पे गिरा। बजाय इस एप्पल को उठा के खाने के, इन्होंने ये सोचा, एन एप्पल फेल ऑन न्यूटन, और इन्होंने ये सोचा, एनालाइज किया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया। ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड और इसी से ग्रेविटी को डिस्कवर किया। इन्होंने बताया, न्यूटन थॉट फर्दर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जस्ट बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज। ये केवल केवल अर्थ और एप्पल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। उन्होंने कहा दुनिया की सारी बॉडीज एक दूसरे पे ये फोर्स लगाती हैं। जैसे बॉडी ए है, बॉडी बी है, इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जरूर इनके बीच में फोर्स होगा और ये फोर्स किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का। नाउ दिस इज एब्जर्व। जैसे कार है और ये भाई साहब खड़े हैं, इनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इफ ए मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड एंड ए कार इज पासिंग बाय, और ये कार इन भाई साहब को खींच लेगी अपनी तरफ, मैन शुड गेट अट्रैक्टेड टू द कार। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जवाब है क्यों? यहाँ फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं प्लैनेट अराउंड द अर्थ शुड गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ, और ये प्लैनेट को अर्थ अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेती अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा? बट वी डोंट सी द हैपन। ऐसा हमें नहीं दिखाई देता। लेट्स सी व्हाई। ऐसा क्यों? तो इनके कुछ जवाब देते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स which is directly proportional to product of their masses। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है of one physical quantity increase other physical quantity also increase। तो ये जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और ये उन दोनों के डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है फोर्स। तो अगर कंबाइंड फॉर्म में गए तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ये लॉ आपको याद कर लेना है, काम का है, आता है परीक्षा में आपके। अब दो बॉडीज हमने यहाँ पे ली। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। एक का मास m1 और एक का m2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली? r, separated by a distance r from line joining the center of masses। center of masses r डिस्टेंस है।
दोनों बॉडीज एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होंगी। लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से एफ प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब जैसे एक बॉडी अर्थ है, अर्थ का मास आप लेट कर लो m2 और ये भाई साहब का मास m1, तो इन दोनों के बीच भी फोर्स लगेगा। So mass of Earth is huge, so person get attracted towards the Earth. चूंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा और अर्थ इन भाई साहब को अपनी तरफ खींच लेगी। वहीं एक कार का मास बहुत कम है। In the comparison to the Earth, the mass of car is negligible, so force of attraction is also negligible. यहाँ force of attraction लगता तो है बट negligible लगता, जिसकी वजह से ये कार इन भाई साहब को अपनी तरफ खींच नहीं पाती। Hence we do not attract the object around us. इसीलिए हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करते। बहुत माइन्यूट फोर्स लगता है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप लिखोगे एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसलिए नाम दे दो इक्वेशन 2 का। एक बॉडी दूसरी बॉडी दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। इफ द डिस्टेंस इज लेस फोर्स इज मोर। अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। इफ डिस्टेंस इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो हम लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। या फिर इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं जो कि इंडिकेट किया जाएगा कैपिटल जी से, और f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम से जाना जाता है। If we put m1 equal to m2 equal to 1 and r equal to 1, इसी फॉर्मूले में m1 m2 r को सबको 1 रख दो, तो f काय के बराबर आ जाएगा, g के बराबर। f g के बराबर आ गया। यहाँ से कैपिटल जी की डेफिनेशन बनती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेट एट ए डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो यूनिट मासेस 1 किलोग्राम के और 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हों, उस समय उनके बीच जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो कांस्टेंट कैपिटल जी के बराबर होगा। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटी क्या है और इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। लेट अस डिराइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वी नो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, चूंकि अभी न्यूटन ने यही बताया था अपने ग्रेविटेशनल लॉ में। तो G इक्वल टू आप लिखोगे एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अगर SI यूनिट ऑफ G की बात करें तो फोर्स के लिए SI में यूनिट लेते हैं न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट चूंकि मीटर में मेजर किया जाता है तो आर स्क्वायर का यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ मास जो होता है वो किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। CGS यूनिट ऑफ कैपिटल जी की अगर हम बात करें तो फोर्स को आप डाइन में मेजर करते हो, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हो CGS में, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मास को ग्राम में, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो SI यूनिट और CGS यूनिट कैपिटल जी के मिल गए। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन, इसने एक्सप्लेन किया कुछ फिनोमेनन को। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, उस फोर्स के बारे में जो फोर्स हमें उस फोर्स के बारे में जो हमें अर्थ से बांध के रखता है। इसी वजह से चीजें हमें इसी वजह से अर्थ हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, और ये भाई साहब नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, गिर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। दिस मैन इज रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भाई साहब जंप किए। इट इज द ग्रेविटी दैट मेक जंप लॉन्ग जंप सो डिफिकल्ट। आप बहुत दूरी तक जंप नहीं कर पाते हो, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी आपको पुल करती है और आप थोड़ी डिस्टेंस चल के मूव करके गिर जाते हो।
द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून का मोशन अराउंड द अर्थ भी एक्सप्लेन किया ग्रेविटी ने, ग्रेविटी के मदद से, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से एक्सप्लेन किया जा पाया। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, आप देखिएगा ये प्लैनेट कभी सन को छोड़ के नहीं जाते, सन के चारों तरफ ही घूमते रहते। So the planet rotate and revolve around the earth, around the sun due to the gravitational force. The tides of sea due to the moon and sun. सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स फॉर्म होते हैं। ये भाई साहब देखो टाइड्स पे अपनी बोट चला रहे हैं बढ़िया से, बहुत खतरनाक होता है ये, एक्सपर्ट लोग ही कर पाते हैं ऐसा। द टाइड्स आर कॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, जो टाइड्स है वो रिजल्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून का। टाइड्स की वजह से ऐसे वेव्स बनती हैं समुद्र के किनारे, सी बीच पे आप लोगों ने देखा होगा, गोवा गए होंगे, गोवा बीच पे तो आपने देखा होगा ऐसे वेव्स बनते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जरा इसकी बात करें। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग और फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है हमेशा, जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है। तो आप कह सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है जिसकी वजह से बॉडीज एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। We know that moon is revolving around the earth in circular orbit. मून जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इस मून को अर्थ की तरफ मूव करा रहा है। इन द absence ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द मून वुड गो टेंजेंशियली। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो मून ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन भाग जाएगा छोड़ के अर्थ को, लेकिन वो लगातार घूमता रहता है यूनिफॉर्म मोशन में, सर्कुलर मोशन में घूमता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये प्लैनेट भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। इन द सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मॉड्यूल थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, find the relationship between SI and CGS unit of gravitational constant. Experimentally, it is observed that capital G की वैल्यू 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आती है। तो G की वैल्यू ये है, लेकिन 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन की जगह हमने लिख दिया 10 पावर 5 डाइन। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये वैल्यू भी हमने रिप्लेस कर दी 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम स्क्वायर में 10 की पावर 6 हो जाएंगे जब हम ये भी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। और फर्दर इसे सॉल्व करते हो आप, तो 5 और 4 9 हो गया, और नीचे 10 पावर 6 है। आप जानते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। नाउ द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 6.67 into 10 power minus 11 into 10 power 3 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.67 into 10 पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। यानी सीजीएस में कैपिटल जी की वैल्यू याद कर लेंगे आप 6.67 into 10 पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होती है। एसआई में 6.67 into 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जिसकी वैल्यू सीजीएस में 6.67 into 10 पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ये जैसे ये भाई साहब, ये बाबू, ये बेटू बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, एक बॉल ड्रॉप करता है विच इज मूविंग डाउनवर्ड। ग्रेविटी की वजह से ये बॉल नीचे तो आई, एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, चेंज हुआ, उसी को आप बोलते हो एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? जैसे ये अर्थ है और ये
भाई साहब इनका मास m और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। m1 अर्थ के मास से रिप्लेस कर देते हैं, m2 को ये बाबू के मास से रिप्लेस कर देते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r कैपिटल R से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था, F इक्वल टू ma होता है, एक ही जगह हम g रिप्लेस कर देंगे क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप डील कर रहे हो। दोनों को आप इक्वेट करोगे तो mg इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया और स्मॉल g की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू ऑन 9.8 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम इस पर। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट एंड फ्री फॉल। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि चैनल पे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।